जब शंकर जयकिशन को इस फिल्म के लिए नहीं लिया और संगीत की दुनिया में आ गया था भूचाल, शुरू हो गया था रफ़ी वर्सेस किशोर। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, आज मैं जिस किस्से की बात कर रहा हूँ, ये किस्सा जुड़ा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंता से। 1960-65 के बीच की ये बात होगी। शक्ति सामंत एक फिल्म पर काम कर रहे थे और ये फिल्म जो बना रहे थे ये बना रहे थे शम्मी कपूर और गीता बाली को लेकर के। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था जाने अनजाने। अनफॉर्चुनेट गीता बाली की डेथ हो गई और इस डेथ के कारण शम्मी कपूर साहब सदमे में आ गए थे। शम्मी कपूर साहब की जब ऐसी हालत हुई, दोस्त थे शक्ति सामंता शम्मी कपूर साहब के, तो शक्ति सामंता ने शम्मी कपूर साहब का हौसला बढ़ाया। उनको कहा, देखो शम्मी, इस फिल्म को ऐसे ही रहने देते हैं, जब तुम चाहोगे तब इस फिल्म को शुरू करेंगे, यानी जाने अनजाने को शुरू करेंगे। तुम पहले अपने आप को संभालो, फिर फिल्म पर बात होगी, फिर फिल्म पर काम करेंगे। तो ऐसा उन्होंने शम्मी कपूर साहब को कहा। शम्मी कपूर साहब काफ़ी वक्त तक गीता बाली की डेथ के बाद सदमे से उभर नहीं पाए थे। जब देखा शक्ति सामंता ने कि काफ़ी वक्त हो रहा है, जाने अनजाने उनकी शुरू नहीं हो रही है, तो शक्ति सामंता ने सोचा, यार इस फिल्म को यहीं ड्रॉप करते हैं, बाद में इस फिल्म पर काम करेंगे, क्योंकि फाइनेंस भी जुड़ा होता है फिल्मों से। तो शक्ति सामंता ने सोचा, क्यों ना इस बीच एक ऐसी फिल्म बनाई जाए, एक क्विकी कहते हैं, यानी कम बजट में ये फिल्म बने, अच्छा मुनाफा कमा कर दे। तो इसके लिए उन्होंने बात की अपने राइटर सचिन भौमिक से। शक्ति सामंता ने सचिन भौमिक को कहा, क्या आपके पास कोई कहानी है जिसको हम क्विकी के तौर पर बना सकें, कम बजट उसका हो और ज़्यादा मुनाफा दे सके। तो सचिन भौमिक ने शक्ति सामंता को एक कहानी सुनाई। नायिका प्रधान ये कहानी थी। इसमें कुछ ऐसा था, नायिका पहले हाफ में विधवा हो जाती है और सेकंड हाफ में उसका स्ट्रगल, ये सब इस कहानी के अंदर था। और इसमें दो नायक होते हैं। तो ऐसी कहानी जब सचिन भौमिक ने सुनाई शक्ति सामंता को ये कहानी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा, ठीक है, इस कहानी पर काम करते हैं, इस कहानी पर फिल्म बनाते हैं। सबसे पहले शक्ति सामंता ने सोचा, क्यों ना इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश की जाए। तो हीरोइन का चेहरा उनकी आंखों में जो सबसे पहला आया था इस फिल्म के लिए, वो था अपर्णा सेन का। तो शक्ति सामंता ने अपर्णा सेन से कांटेक्ट किया। उनको जब कहानी सुनाई तो अपर्णा सेन ने कहानी सुनते ही कह दिया, इसमें तो विधवा का किरदार है और ऐसा विधवा का किरदार वो नहीं करेंगी। अब साहब शक्ति सामंता के सामने फिर प्रॉब्लम, हीरोइन के लिए अपर्णा सेन ने मना कर दिया। तो शक्ति सामंता ने फिर तय किया, अब इस फिल्म में वो लेंगे शर्मिला टैगोर को। शक्ति सामंता गए शर्मिला टैगोर के पास, उन्होंने शर्मिला टैगोर को कहानी सुनाई। शर्मिला टैगोर ने भी जब कहानी सुनी तो शर्मिला टैगोर ने भी यही कहा शक्ति सामंता को, ये तो विधवा का किरदार है। मगर शक्ति सामंत ने शर्मिला टैगोर को फिर कन्विंस किया। उन्होंने कहा शर्मिला टैगोर को, विधवा का किरदार तो है, ये तो ठीक है, मगर इस किरदार का स्कोप भी तो देखो, कितना बड़ा स्कोप है इस विधवा के किरदार का। इसमें ट्रेजेडी भी है, इसमें मर्डर भी है और इसमें रोमांस भी है। तो किरदार कितना बड़ा है इस विधवा का, इसका स्कोप कितना बड़ा है। शक्ति सामंता ने समझाया शर्मिला टैगोर को। और शक्ति सामंता ने यह भी कहा, इस फिल्म में दो हीरो होंगे, फर्स्ट हाफ में एक, दूसरे हाफ में दूसरा। शर्मिला टैगोर ने छूटते ही पहुंचा, हीरो कौन है फिर। तो शक्ति सामंता ने कहा, फर्स्ट हाफ में राजेश खन्ना है, उसकी 3 फिल्में भले ही फ्लॉप है मगर टैलेंटेड लड़का है, और दूसरे हाफ के लिए कोई ना कोई हीरो इस फिल्म के लिए तलाश कर लिया जाएगा। ये सब सुन के शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी आराधना, जो 1969 में आई थी। मगर आराधना बनने में काफ़ी दिक्कतों का सामना शक्ति सामंता को करना पड़ा था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आराधना की स्टोरी फाइनल हो गई, हीरोइन भी फाइनल हो गई, राजेश खन्ना भी फाइनल हो गए। अब शक्ति सामंता के दोस्त थे अनिल कपूर, बोनी कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर, प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर। इस दौरान सुरेंद्र कपूर ने भी सचिन भौमिक की कहानी पर एक फिल्म बनाई थी और ये फिल्म थी एक श्रीमान एक श्रीमती। तो सुरेंद्र कपूर ने एक बार जब आराधना पर काम चल रहा था, शक्ति सामंता को एक श्रीमान एक श्रीमती की कुछ रीलें दिखाई। जब शक्ति सामंता ने ये कुछ रीलें देखी एक श्रीमान एक श्रीमती की, तो शक्ति सामंता तनाव में आ गए। देखा, अरे यार, इसका तो एंड एक जैसा है, मतलब आराधना का जैसा एंड है, एक श्रीमान एक श्रीमती का भी वैसी ही एंड है, वैसी ही अंत है। अब शक्ति सामंता भड़क गए सचिन भौमिक के ऊपर। उन्होंने सचिन भौमिक को कहा, तुमने मुझे कैसी कहानी बेच दी यार,
दोनों का एंड एक जैसा है। तुमने सुरेंद्र कपूर को भी एक जैसी कहानी दी, मुझे भी एक जैसी कहानी दी। सचिन भौमिक ने काफी समझाया कि फिल्म थोड़ी अलग है, भले ही दोनों का एंड एक जैसा दिखता हो मगर कहानी दोनों की अलग अलग है। मगर शक्ति सामंता नहीं माने। विशुद्ध फिल्म मेकर थे शक्ति सामंता, उनको पता था क्या हश्र हो सकता है पर्दे पर इस फिल्म का, आराधना का। तो इसी तरह में एक बार शक्ति सामंता अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, उनसे मिलने पहुंचे गुलशन नंदा, राइटर गुलशन नंदा। गुलशन नंदा ने जब शक्ति सामंता को तनाव में देखा, कारण पूछा, तो शक्ति सामंता ने अब गुलशन नंदा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई कहानी है? तो गुलशन नंदा ने कहा, बिल्कुल है, कटी पतंग कहानी है मेरे पास। तो शक्ति सामंता ने कहा, ठीक है, मुझे ये कहानी दे दो। मगर गुलशन नंदा ने कहा शक्ति सामंता को, पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ, पूरी प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है। अब शक्ति सामंता ने प्रॉब्लम बता दी गुलशन नंदा को कि कैसे उनको एक कहानी मिली। अब गुलशन नंदा ने फिर शक्ति सामंता को कहा, आराधना की मुझे डिटेल से कहानी बताओ। तो शक्ति सामंता ने जब डिटेल से कहानी आराधना की गुलशन नंदा को सुनाई तो गुलशन नंदा ने कहा, अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो प्रॉब्लम है ना कि फर्स्ट हाफ इसका बिल्कुल क्लियर है, सेकंड हाफ एक श्रीमान एक श्रीमती के जैसा है। तो गुलशन नंदा ने कहा, सेकंड हाफ बदल देते हैं फिल्म का, कौन सी प्रॉब्लम है। तो गुलशन नंदा ने दिमाग लगाया और आराधना का सेकंड हाफ इस तरीके से तैयार किया, शक्ति सामंता भी हैरत में रह गए। पूरा का पूरा हाफ फिर गुलशन नंदा ने आराधना का पलट दिया। सेकंड हाफ में क्या किया गुलशन नंदा ने, सेकंड हाफ को इस तरीके से बनाया कि फर्स्ट हाफ में जो हीरो है शर्मिला टैगोर के साथ, वो एक बच्चे का पिता बनेगा, सेकंड हाफ में उसका बच्चा होगा और बच्चे की शक्ल भी बिल्कुल अपने बाप जैसी होगी। यानी फर्स्ट हाफ में जो हीरो होगा वो सेकंड हाफ का भी हीरो होगा। ऐसा सेकंड हाफ गुलशन नंदा ने शक्ति सामंता के लिए बना दिया आराधना का। अब शक्ति सामंता खुश। अब यहाँ पर लॉटरी निकल गई राजेश खन्ना साहब की, यानी फर्स्ट हाफ में भी राजेश खन्ना, सेकंड हाफ में भी राजेश खन्ना। तो खैर साहब, स्टार कास्ट फिर पूरी की गई आराधना की। बारी आती है आराधना के संगीत की। हाँ, अब इस फिल्म में शक्ति सामंता ने शंकर जयकिशन को क्यों नहीं लिया? जाने अनजाने में तो शक्ति सामंता की शंकर जयकिशन थे म्यूजिक डायरेक्टर। इस फिल्म में शक्ति सामंता ने शंकर जयकिशन को सिर्फ इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लिया क्योंकि उनको लगा यार वो छोटी मोटी फिल्म बना रहे हैं आराधना और शंकर जयकिशन महंगे म्यूजिक डायरेक्टर। तो उन्होंने सोचा क्योंकि ये फिल्म है, उनको कम बजट इसमें लगाना है, ज्यादा मुनाफा चाहिए, तो क्यों शंकर जयकिशन जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को इस फिल्म के लिए लिया जाए। तो उन्होंने शंकर जयकिशन को इस तरीके से इस फिल्म यानी आराधना के लिए नहीं लिया। और इस फिल्म के संगीत की बात शक्ति सामंता ने की सचिन देव बर्मन साहब से, एच.डी. बर्मन साहब से। एच.डी. बर्मन साहब को ऑफर किया इस फिल्म के लिए संगीत देने के लिए, एच.डी. बर्मन मान गए। और एच.डी. बर्मन ने जब इसकी धुनों पर काम किया, एक से एक नायाब धुनें शक्ति सामंता के लिए बनाई, आराधना के लिए बनाई। शक्ति सामंता को भी हैरत में हुआ, यार वो तो गलत ही सोच रहे थे। और ऐसी धुनें फिर आराधना के लिए बनी जो कालजयी साबित हुई। अब इसके संगीत के पीछे की भी कहानी है दोस्तों, आराधना के संगीत के पीछे की भी कहानी है। सचिन देव बर्मन जब इस फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे थे, कहते हैं उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी। रफी साहब ने इस फिल्म के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए थे। बाद में इस फिल्म का संगीत तैयार करने का जिम्मा लिया आर.डी. बर्मन, यानी सचिन देव बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन ने। अब तो आर.डी. बर्मन साहब कहते हैं उस समय किशोर कुमार साहब से ज्यादा मुतासिर थे, किशोर कुमार साहब को पसंद किया करते थे। तो इस तरीके से फिर आर.डी. बर्मन ने सोचा इस फिल्म में वो किशोर को ही गवाएंगे। तो आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार से बाकी के गाने इसके रिकॉर्ड करवाए, इसके बाकी के गाने किशोर कुमार साहब से गवाए। और जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई आराधना, इसके गानों ने तहलका धूम मचा करके रख दी थी। और किशोर कुमार फिर से इस फिल्म से ऐसे एस्टेब्लिश हुए कि बहुत बड़े सिंगर, लेजेंड सिंगर बनकर उभरे। और इस फिल्म से राजेश खन्ना का भी वो नाम हुआ। राजेश खन्ना स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार इस फिल्म के बाद ही बने। और आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, राजेश खन्ना की तिगड़ी ने जो काम किया 70s में, वो बड़े गजब का था। एक से एक नायाब गीत इस तिगड़ी ने फिर 70 के दशक में दिए। और आराधना ही इस तिगड़ी की जननी थी। जाने अनजाने का हुआ क्या? जाने अनजाने का ये हुआ दोस्तों, 68 में इस फिल्म को फिर शुरू किया शक्ति सामंता ने। कहते हैं जो गीता बाली वाला रोल था वो शक्ति सामंता ने लीना चंद्र वाकर को दिया। 68 से जाने अनजाने बननी शुरू हुई थी। और इस वक्त में शम्मी कपूर साहब का मोटापा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। 1971 में जाने अनजाने आई, यानी आराधना के बाद जाने अनजाने आई। तो दोस्तों, जाने अनजाना में म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और आराधना में शंकर जयकिशन को इसलिए नहीं लिया शक्ति सामंता ने। उनको लगता था आराधना छोटी सी फिल्म में
क्यों बजट को बढ़ाना शंकर जैक्सन को लेकर के, छोटी मोटी फिल्म आराधना वो बनाने जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म का संगीत सुपर डुपर हिट रहा और जाने अनजाने के संगीत से काफ़ी आगे निकल गया था आराधना का संगीत। अगर आराधना में शंकर जैक्सन होते तो क्या होता, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।